जंगल में हर कहानी सिर्फ शिकार की नहीं होती। कुछ कहानियां दर्द से शुरू होती हैं और खत्म होती हैं खौफ पर। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क का घना जंगल था, जहां हर पत्ता, हर सरसराहट एक राज छुपाए बैठी थी। वहीं जन्म हुआ एक ऐसे बाघ का जो था कभी जंगल का बादशाह। लेकिन एक दिन वो हार गया और उसी हार ने उसे बना दिया आदमखोर। उस बाघ को लोग कहते थे बांगे भाले। साल था 1982 का, यानी 1982 का। चितवन का ये इलाका, जहां ऊंची घास के मैदान थे, साल के पेड़ों की कतारें थी, बहुत सारे हिरण थे, गैंडे थे, हाथी थे। लेकिन इस जंगल का मालिक एक ही था और उसका नाम था बांगे भाले। उसकी रौबदार चाल धीमी थी, लेकिन यकीन से भरी हुई थी। जब वो चलता था तो घास उसके पंजों के नीचे ऐसे झुकती थी जैसे कि उसे सलाम कर रही हो। हिरण दूर से ही उसकी आहट पहचान लेते थे और बिना आवाज किए रास्ता बदल लेते थे। लेकिन जब बांगे भाले भूखा नहीं होता था तो इस बात को हिरण भी पहचानते थे कि यह जंगल का राजा है, बिना बात किसी को नहीं सताता। बांगे भाले चितवन में हुकूमत करता था। उसकी आंखों में दहशत भी थी, लेकिन थी एक ठंडी सी शांति, क्योंकि उसे पता था कि इस जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जंगल में ताज हमेशा एक सिर पर नहीं रहता। एक शाम जंगल के उस सन्नाटे में एक नई आहट गूंजी, क्योंकि आ गया था एक नया बाघ। जवान बाघ, ताकत से भरा हुआ बाघ। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी बेबाकी थी, जैसे कि वो किसी से डरता ही नहीं। लोगों ने उसे नाम दिया लकी भाले। लकी भाले की आंखों में एक सवाल था कि क्या यह जंगल मेरा है। लेकिन उसे मालूम था कि अभी यह जंगल उसका नहीं है, क्योंकि बांगे भाले के छोड़े हुए निशान, स्क्रैच मार्क्स, सेंट मार्किंग, स्कैट मार्किंग, सब चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि इस जंगल का बादशाह कोई और है। लेकिन अपने दिल में एक जज्बा लेके आया था लकी भाले, करो या मरो। उसने भी उस जंगल में अपनी सेंट मार्किंग छोड़नी शुरू की। यह साफ साफ ऐलान था कि वो मुकाबला करना चाहता है बांगे भाले से। ज्यादा समय बीता नहीं, बांगे भाले को भी उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। जहां बांगे भाले था, उसने वहीं से दहाड़ना शुरू किया। वो दहाड़ लकी भाले तक पहुंच गई। दहाड़ का जवाब दहाड़ से ही मिला। दोनों बाघ एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। अब उनकी चाल में ठहराव नहीं था, चाल में तेजी थी, गुस्सा था, उन्माद था। बांगे भाले को लग रहा था कि ऐसा कौन सा बाघ है और उसकी इतनी जरूरत है कि उसने उसके इलाके में आने का दुस्साहस किया है। और लकी भाले को बड़ी तेजी थी सत्ता अपने हाथ में करने की, और बांगे भाले को यह एहसास कराने की कि अब जंगल को मिल चुका है एक नया बादशाह। और फिर वो दिन आ गया जब दोनों आमने सामने थे। दोनों में से कोई भी भागा नहीं, ना ही कोई झुका। पूरा जंगल खामोश हो गया था। पक्षी अपने पेड़ों पर बैठे थे, हिरण दुबके हुए थे झाड़ियों के अंदर, हाथी भी चुप हो गए थे, गैंडे भी चुप हो गए थे। सबको मालूम था कुछ बड़ा होने वाला है। सब अपनी धड़कन रोक के, सांस रोक के देख रहे थे क्या होने वाला है, और इस होने वाले में कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। दोनों बाघ, बांगे भाले और लकी भाले, एक दूसरे को घूर रहे थे। पूंछ पहले तो धीरे धीरे हिल रही थी, फिर पूंछ का हिलना तेज होता गया। दोनों के कान पीछे हुए, दोनों ने अपने कंधे नीचे झुकाए, दोनों ने गोल गोल घूमना शुरू किया। मिट्टी पंजों के नीचे दब रही थी, क्योंकि पंजों में ताकत लग रही थी। हवा में एक अजीब सा तनाव था। और फिर पहला वार लकी भाले बिजली की तरह झपटा।
बांगे वाले को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई सीधे चल के उसकी सत्ता को चुनौती दे देगा, क्योंकि अभी तक तो यही होता था कि जब बांगे भाले से किसी बाघ का सामना होता था तो बाघ नीचे झुककर उल्टा लेटकर समर्पण कर देता था। पहली बार किसी बाघ की हिम्मत हुई थी कि सामने से दौड़कर वार कर रहा था बांगे भाले के ऊपर। लकी भाले बिजली की तरह झपटा, उसके नाखून हवा को चीरते हुए, लेकिन बांगे पीछे नहीं हटा। उसने भी सीधा मुकाबला किया। दोनों उछले, पिछले पैरों पर खड़े हुए, अगले पंजे दोनों के कंधों में गड़ गए। दोनों पीछे गिरे, फिर पलटे। पूरा जंगल उनकी दहाड़ से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था आसमान से बिजली कड़क रही है। दोनों पीछे हटते थे, फिर पलटवार करते थे। मालूम ही नहीं चल रहा था कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वो लड़ाई पूरी रात चली। सुबह हुई तो भी हवा में मिट्टी उड़ रही थी। आसपास की सारी घास बिखर गई थी, सारी झाड़ियां बिखर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर बिजली गिर गई है, क्योंकि दोनों के पास थे दांत, नाखून और जबरदस्त ताकत। लेकिन लकी भाले जवान भी था, तेज भी था। उसने बांगे भाले के कंधे पर वार किया। गहरा, यह आखिरी वार था। जबरदस्त खून रिसने लगा, मांस बाहर आ गया। बांगे लड़खड़ाया, उसकी सांस भारी हो गई और उसी पल उसने समझ लिया कि वो हार चुका है। अब बांगे भाले के सामने कोई चारा नहीं था। या तो उसे मौत को गले लगाना था या फिर पीठ दिखाकर भाग जाना था। हालांकि जिस शानो शौकत से बांगे ने जंगल में हुकूमत किया था, होना तो यही था कि उसे लड़ते लड़ते मर जाना था। लेकिन बाघ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अवसरवादी भी होता है, चालाक भी होता है। बांगे भाले ने भी जो किया वो अप्रत्याशित था। बांगे भाले ने मैदान छोड़कर भाग निकलना बेहतर समझा। अब उस जंगल पर राज हो गया था लकी भाले का। हर हाथी, हर गैंडे, हर हिरण और हर पक्षी को मालूम था कि अब वहां पर आ चुका है एक नया राजा। पता नहीं उस नए राजे का व्यवहार कैसा होगा। पुराना राजा जो शानो शौकत से रहता था, बिना भूखे हुए कभी किसी को मारता नहीं था। अब जंगली जानवरों में अजीब सी दहशत थी। लकी भाले जो लड़कर बुरी तरह से थक चुका था, एक पेड़ के नीचे लेट गया। अभी उसे हफ्तों लगने वाले थे अपने आप को वापस ताकतवर बनाने में। इधर घायल बांगे भाले लंगड़ाते हुए धीरे धीरे उस इलाके से दूर चलता गया। उसे नहीं मालूम था वो कहाँ जा रहा था। उसके दिल में था एक दर्द, शरीर में था चोटों का दर्द। शायद वो चोटें उसकी आत्मा तक लग गई थी। चाल में बहुत ज्यादा लंगड़ाहट थी, कंधे जवाब दे चुके थे, हर सांस में भारीपन था। बांगे वाले बढ़ता गया, बढ़ता गया। कितने किलोमीटर दूर चला गया उसे खुद नहीं मालूम। एक तालाब के किनारे बांगे भाले ने शरण ली, एक पेड़ के नीचे ही। अब 7-8 दिन बीत चुके थे। बांगे भाले का भूख की वजह से बुरा हाल था। शरीर में चोटों का दर्द तो कुछ कम हो गया था, लेकिन जो चोटें आत्मा में लगी थीं वैसी की वैसी बरकरार थी। वो बेताब था वापस बदला लेने के लिए, अपने साम्राज्य को हासिल करने के लिए। लेकिन अभी उसकी चोटें ठीक नहीं हुई थी, कंधे जवाब दे चुके थे। एक कदम भी बढ़ाता था तो बुरी तरह से लड़खड़ा जाता था। भूख से उसका बुरा हाल था। उसने पानी पिया। सामने दिखा हिरणों का झुंड। पहले की तरह घात लगाकर बांगे भाले ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, उसका एक पैर तो घिसट रहा था। और जो उसके घिसटने की आवाज थी उससे हिरणों को पहले ही मालूम चल जाता था कि एक शिकारी आ रहा है। वो भाग खड़े होते थे। कई बार बांगे भाले ने झाड़ी में छुपकर हिरणों के नजदीक पहुंचने की कोशिश की। हवा उल्टी दिशा से बह रही थी। हिरणों को मालूम नहीं चला बांगे भाले काफी नजदीक पहुंच गया। लेकिन ये क्या, छलांग मारने के वक्त उसकी टांग ने जवाब दे दिया। अब तो ऐसा लगता था जैसे हिरण भी उसका उपहास उड़ाते हैं। वो भी जानते थे कि इस इलाके में जो नया बाघ आया है, ये देखने में तो बाघ है, इसके अंदर बाघ की शक्तियां नहीं है।
अब तो वो बांगे वाले के पास से गुजर जाते थे। एक तरह से वो चुनौती देते थे बांगे वाले को कि पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। वो बांगे भाले जिसकी आत्मा भी घायल कर दी थी लकी भाले ने, अब हिरणों का यह बर्ताव उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था अब ये जो अपमान की चोटें हैं ये तो लकी भाले की दी हुई चोटों से भी ज्यादा गहरी है। वो जंगल से बाहर गांव की तरफ बढ़ चला। भूख उसे जीने नहीं दे रही थी और अपमान उसे मरने नहीं दे रहा था। बांगे वाले कहीं भी शिकार करने की कोशिश करता, उसकी छलांग अधूरी रह जाती। हिरण उससे तेज थे और ये जंगल अब उसका नहीं रहा था। एक राजा अब सिर्फ एक घायल शिकारी बन चुका था जिसके हर शिकार की कोशिश असफल साबित हो रही थी। अब बांगे भाले गांव की तरफ बढ़ते बढ़ते गांव के किनारे के घास के मैदान के पास आ गया। वहां दूर नजर आ रही थी भैंसें चढ़ती हुई। बांगे भाले मन ही मन सोच रहा था इस भैंस को मैं मार पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि भैंस बहुत शक्तिशाली लग रही थी। लेकिन भूख थी कि उसके कदम आगे बढ़ा रही थी। एक कदम आगे बढ़ाता था लेकिन शायद आधा कदम पीछे भी खींच लेता था। अनमने मन से छिपते छिपाते लड़खड़ाते हुए बांगे भाले आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी उसकी निगाह पड़ी एक छोटे से जीव के ऊपर जो कि हाथ में कुछ लेकर घास काट रहा था। एक आदमी था जो कि घास का गट्ठर तैयार कर रहा था। बांगे भाले को लगा कि वो भैंस को तो नहीं मार पाएगा, लेकिन ये छोटा सा जीव उसकी भूख तो शांत कर ही देगा और उसके कुछ दिन जीने का उपाय भी हो जाएगा। आदमी घास काट रहा था। उसे लगा उसके पास में कुछ आहट हुई है, लेकिन उसे लगा कि होगा कोई जंगली मुर्गा या फिर होगा कोई काकड़ यानी कि बार्किंग डियर। वो दोबारा घास काटने लगा, लेकिन अब उसे भारी कदमों की आहट सी लग रही थी और एक अजीब सी बदबू सी आ रही थी। जैसे ही उसने मुड़ के देखा, एक बहुत बड़ा चेहरा बाघ का उसके नजदीक ही था। पीले पीले दांत साफ नजर आ रहे थे। उस आदमी की चीख उसके गले में ही रह गई। बाघ का वो पंजा जो थोड़ा काम कर रहा था, एक पंजा, और वो आदमी नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल बाघ ने अपने 3.5 इंच लंबे दांत उस आदमी की गर्दन में गाड़ दिए। 1 सेकंड में ही उस आदमी की मौत हो गई। बांगे भाले जो बुरी तरह से भूखा था, उसने उस इंसान को खाया। उसकी भूख भी मिट गई और उसे लगा कि इसे मारना तो बहुत आसान है, खाना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि इसकी त्वचा पर बाल भी नहीं है, मुलायम त्वचा है और ये ना तो भाग पाता है ना ही अपना बचाव कर पाता है। अब बांगे भाले के अंदर चलने फिरने लायक ताकत आ गई थी। 3-4 दिन बीते। अब बांगे भाले उसी गांव के पास में दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहा था। घास के ही मैदान थे, लेकिन अब वो भैंस को नहीं ढूंढ रहा था। अब वो ढूंढ रहा था उस छोटे से जीव को जो बैठ के घास काटता है या फिर कुछ काम कर रहा होता है। इस बार नारायणी नदी के किनारे एक आदमी लकड़ी जमा कर रहा था। कभी वो झुकता था, कभी खड़ा हो जाता था। बांगे भाले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। बांगे भाले के भारी कदमों की आहट उस आदमी को सुनाई नहीं पड़ी। बांगे फिर पास आया। उस आदमी को मालूम ही नहीं पड़ा। एक पंजा जब उसने मारा, आदमी मुंह के बल नीचे गिरा। उसको तो पता ही नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि बांगे भाले के दांत उसकी गर्दन में गड़ चुके थे। अब बांगे भाले को लगने लगा था कि उसका शिकार करना बहुत आसान है और इस तरह से वो अपनी चोटें भी ठीक कर लेगा और वापस लौटेगा अपने दुश्मन लकी भाले से बदला लेने के लिए। लेकिन उसके लिए उसे इस तरह के छोटे जानवर जो उसने 2 मारे थे, यानी कि इंसान जो झुक के काम करता है, उसे जरूरत थी ऐसे कई इंसानों की बलि लेने की। लेकिन गांव के लोग सावधान हो चुके थे। 2 मौतें हो चुकी थी। अब वो बाहर निकल नहीं रहे थे, और अगर निकल रहे थे तो झुंड बना के निकल रहे थे। बांगे भाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि झुंड में से किसी आदमी को खींच लाए। अब फिर भूख बांगे भाले को सताने लगी थी। अब बांगे भाले का साहस दुस्साहस में बदल रहा था। उसने सोचा कि अगर ये इंसान बाहर नहीं आएगा तो मैं इसे इसके घर से खींच लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा तभी
जब वो अकेला होगा। वो निगाह रखे हुए था दूर से। एक आदमी अपनी झोपड़ी के बाहर काम कर रहा था। धीरे धीरे शाम ढली और वो आदमी झोपड़ी के अंदर चला गया। हल्का सा दरवाजा झोपड़ी का उसने बंद किया था। वो दरवाजा बांगे भाले के लिए कुछ भी नहीं था। बांगे भाले धीरे से दरवाजे पर पहुंचा। बांगे भाले ने एक पंजा मारा, दरवाजा खुल गया। वो आदमी अचानक उठ के बैठा, दुबक कर झोपड़ी के एक कोने में छिप गया। वो बर्तन उठा के फेंक के मार रहा था, लेकिन वो बर्तन तो बांगे भाले को फूल जैसे लग रहे थे। उनका कोई असर नहीं हो रहा था। उसके सामने फिर एक शिकार मौजूद था, फिर एक पंजा, फिर दांत, इंसान की मौत। अब बांगे भाले 3 लोगों को मार चुका था और खा चुका था। पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी थी। वन अधिकारियों को भी सूचना मिल चुकी थी। लोग सावधान थे, बिना हथियार के निकलते नहीं थे। कहीं भी जाते थे आस पास मुड़ के देखते रहते थे। बांगे भाले की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक हाथी का महावत अपने हाथी को लेके घास खिलाने के लिए लेके जा रहा था। उसके बाद उसका इरादा था उसे पानी में नहलाएगा, लेकिन उसे मालूम था कि इस इलाके में बाघ के हमले हो रहे हैं। उसके पास मजबूत दराती थी और हाथी का अंकुश था। बांगे भाले देख रहा था कब यह महावत हाथी से नीचे उतरेगा। महावत हाथी से नीचे उतरा, घास काट रहा था, पूरी तरह से सावधान था, बार बार मुड़ के देख रहा था, फिर वो घास काट रहा था। बांगे भाले धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। हाथी महावत से दूर था, लेकिन हाथी ने बाघ की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। उसने एक हल्की सी आवाज निकाली जो दूसरा कोई समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन उसके हाथी का महावत अच्छे से समझ गया कि उसके आसपास कहीं ना कहीं बाघ है। वो फौरन उठ के खड़ा हो गया, चारों तरफ देखने लगा और उसे दिख गया घास के अंदर से झांकता हुआ बांगे भाले का चेहरा। जब तक वो महावत हाथी की तरफ भागता बैठता, तब तक बांगे भाले उसकी तरफ दौड़ चुका था। लेकिन वो आदमी भी तैयार था, बहादुर था। वो भी समझ चुका था कि जो डर गया समझो मर गया। उसने भी पलटवार किया, हाथी के अंकुश से और दराती से, और उसकी जो पहले की चोटें थीं हाथी के अंकुश से, बाघ के नाखून की तरह ही हाथी के अंकुश ने बांगे भाले की पुरानी चोट को वापस फाड़ दिया। उसको लगा जैसे उसकी जान निकल गई हो। तभी एक दराती का वार उसकी गर्दन पर पड़ा। बांगे भाले को समझ में आ गया कि ये जो इंसान है ये भी लकी भाले से कम नहीं है। उसके पंजों से वो इंसान घायल हुआ था, लेकिन उस इंसान ने जो वार किए थे वो बांगे भाले को बहुत भारी पड़े थे। अब उसे लग रहा था कि वो पहले की तरह ही घायल हो गया है। दूसरी बार भी बांगे भाले ने मैदान छोड़कर भाग जाना बेहतर समझा, क्योंकि उसे मालूम था जान है तो जहान है। बांगे वाले जंगल के अंदर भाग गया, लेकिन अब वो पीछे छोड़ गया था खून के निशान। और जब लकी भाले से डर के बांगे भाले भागा था तो उसके खून के निशानों का पीछा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने एक बाघ से ही मुकाबला किया था। लेकिन इस बार उसका मुकाबला था एक इंसान से, एक नहीं कई इंसानों से। वन विभाग की टीम आई, उसके खून के निशानों का पीछा किया जाने लगा। हाथियों से घेरा जा रहा था। बांगे भाले एक तो अपनी चोटों से परेशान था, भूख से भी परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो जाए तो कहाँ जाए। जहां नजर आ रहे थे उसे सिर्फ हाथी ही नजर आ रहे थे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी हाथी से लड़ जाए। 2 हाथियों के बीच बांगे वाले सोच रहा था कि वो दौड़ के निकल जाए। हालांकि वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था, क्योंकि दौड़ने की ताकत तो थी ही नहीं, क्योंकि उसकी चोटें पहले की तरह हो चुकी थी। क्योंकि हाथी के अंकुश से उस इंसान ने उसके कंधे को फाड़ के रख दिया था। अभी वो रास्ता खोज ही रहा था कि अचानक उसके पुट्ठे पर एक जोर का धक्का लगा। बांगे भाले को कुछ समझ में आए, उसने मुड़ के देखा, एक लाल रंग के पंख वाली चीज उसके पुट्ठे में धंस चुकी थी। वो बार बार घूम के उसको गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पंजा उस पर पड़ ही नहीं रहा था। अब बांगे भाले को ना तो रास्ता समझ में आ रहा था, धीरे 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 उसे महसूस हुआ उसे चक्कर आ रहे हैं। ये दुनिया घूमने लगी। उसके चारों तरफ खड़े हुए हाथी ऐसा लग रहा था हवा में उड़ते हुए गोल गोल घूम रहे हैं। धीरे धीरे बांगे भाले की आंखें बंद होने लगी, क्योंकि वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइजर डार्ट मार दिया था। दवा अपना काम कर रही थी।
धीरे 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 वो जंगल का राजा, बेताज बादशाह, जो बाद में एक नहीं 2 बार भगोड़ा बन गया, अचानक गिर गया। अब जब बांगे वाले की आंखें खुली तो वो एक कैदी था, काठमांडू जू के अंदर, एक पिंजरे के अंदर वो बंद था। चारों तरफ से लोग उसे देख रहे थे। उसके ऊपर पानी डाला जा रहा था। शायद वो उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। दर्द अभी था, लेकिन उसकी चोटों का इलाज कर दिया गया था। तो काठमांडू जू के अंदर बांगे भाले, वो जंगल के बेताज बादशाह के शरीर का दर्द तो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लेकिन जो उसकी आत्मा के अंदर का दर्द था वो बढ़ता जा रहा था। वो बाघ जो कभी जंगल का बादशाह था, आज वो पिंजरे में था, बाड़े में था। उसे पता नहीं था कि यह सारा घटनाक्रम हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि वो कभी आदमखोर बन के पैदा नहीं हुआ था, इंसानों को पहले नहीं मारता था। लेकिन वो हार जो लकी भाले ने उसे दी थी, उससे वो बन गया था मजबूरी में इंसानों का दुश्मन। लेकिन इंसान भी क्या करे, जिसके ऊपर हमेशा ये दोष आता है कि बाघ को आदमखोर उसने बनाया। इस घटनाक्रम में इंसान का भी कोई कसूर नहीं था। कभी कभी आदमखोर बन जाता है, उसे इंसान आदमखोर नहीं बनाता, जंगल आदमखोर नहीं बनाता, उसे आदमखोर बनाते हैं हालात। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म हुई ये कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी थी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।